welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. रणवीर सिंह कहां सेलिब्रेट करेंगे दीपिका पादुकोण के साथ अपना बर्थडे? क्या कियारा आडवाणी के साथ वेकेशन पर कोई स्पेशल भी गया है? स्वरा भास्कर को किसने दी धमकी? रणवीर सिंह कहां सेलिब्रेट करेंगे दीपिका पादुकोण के साथ अपना बर्थडे? दीपिका पादुकोण कमेंटेड, "कम टू मी सूनेस्ट." यूएस लैंड करने से पहले लंदन में मिले रॉकी और रानी. क्या रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के साथ हवाई में करेंगे अपना बर्थडे सेलिब्रेट? क्या रणवीर सिंह अपने स्पेशल डे को वाइफी दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर बनाएंगे सुपर स्पेशल? रणवीर सिंह जुलाई 6 को अपना 37th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन सीम्स लाइक रणवीर सिंह अपना ये डे इंडिया से बाहर करने वाले हैं सेलिब्रेट, और इसके लिए वो यहाँ से रवाना भी हो चुके हैं. रिसेंटली ही रणवीर सिंह को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जिसके बाद रिपोर्ट्स थी रणवीर सिंह अपनी वाइफी दीपिका पादुकोण से मिलने गए हैं, जो करंटली यूएस में है. And now we hear that Ranveer Singh will be celebrating his birthday with Deepika Padukone in Hawaii. वैसे रिसेंटली जब रणवीर सिंह ने अपनी एक मोनोक्रोम पिक्चर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, तो इसके साथ उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैप्शन दिया था, जिसमें दीपिका पादुकोण को मेंशन करते हुए ही रोट, "Waiting for my wife to like at Deepika Padukone." रणवीर सिंह के इस कैप्शन को फैंस के साथ साथ दीपिका पादुकोण ने भी जल्दी नोटिस किया और इस पर हार्ट वार्मिंग रिप्लाई करते हुए कमेंट किया, "Come to me soonest" with a heart emoji. ऐसे में अब रणवीर सिंह को तो दीपिका पादुकोण से मिलने यूएस पहुंचना ही था. हालांकि इससे पहले रणवीर सिंह ने यूके में लैंड किया और वहां करण जौहर से मिले, जिसकी एक फोटो करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की. इस पिक्चर में सिर्फ आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ही नजर आ रहे हैं. इसके साथ करण जौहर ने कैप्शन दिया, "I found Rocky and Rani." आपको बता दें, आलिया भट्ट इन दिनों जहां लंदन में अपनी डेब्यू हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए हैं, वहीं करण जौहर फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. इस बीच करण जौहर की स्टार्स के साथ मिनी रियूनियन की पिक्स भी सामने आती रहती हैं. Moving on to Ranveer Singh and Deepika Padukone's work front, Ranveer Singh will next feature in Rohit Shetty's Circus and Karan Johar's Rocky और Rani की प्रेम कहानी co-starring Alia Bhatt. On the other hand, Deepika Padukone will next be seen in Pathaan with Shah Rukh Khan and John Abraham and Fighter alongside Hrithik Roshan. लेकिन अभी तो शॉर्टली अपने हबी रणवीर सिंह से यूएस में मिलकर दीपिका पादुकोण बेहद एक्साइटेड होंगी. कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से ब्रेकअप पर फाइनली किया रिएक्ट. कियारा आडवाणी ने फैंस को दिया बड़ा हिंट कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में है काफी खुश. क्या कियारा आडवाणी दे रही हैं सिग्नल कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके बीच है सब कुछ ठीक ठाक? और क्या कियारा आडवाणी के साथ वेकेशन पर कोई स्पेशल भी गया है? कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी आज फैंस के बीच बहुत पॉपुलर है, और ऐसा हो भी क्यों ना, ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, जब भी ये साथ आते हैं दे लुक सुपर अडोरेबल एंड जोड़ी मेड इन हेवन. लेकिन कुछ वक्त से ऐसी रिपोर्ट्स बार बार आ रही थी कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन कियारा आडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा. कहा जा रहा था कि इनका ब्रेकअप तक हो गया है, लेकिन अब जब एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान कियारा आडवाणी से पूछा गया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो इस न्यूज को कंफर्म या डिनाई करने की जगह उन्होंने दे दिया ये क्रिप्टिक जवाब, "I don't want to say anything about this. People are writing even when I'm not saying anything. So when I say something, I do not know what people will write. Whenever I feel, I will definitely speak on this issue. Right now, I am very happy in both my personal and professional life." साफ है कियारा आडवाणी का कहना है कि वो अभी हैप्पी स्पेस में है, लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती. लेकिन कियारा आडवाणी का ये हिंट कि वो पर्सनल लाइफ में खुश हैं,
इसी और इशारा कर रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी का पैचअप हो चुका है। दरअसल इनके बीच प्रॉब्लम की खबर जब बार बार आ रही थी तो सोर्सेज से खबर आई थी कि ये न्यूज गलत नहीं है, लेकिन फिर भूल भुलैया 2 की स्क्रीनिंग पर जब कियारा अडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को इनवाइट किया तो ऐसा कहा जाने लगा कि कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का पैचअप हो गया है। और फिर करण जौहर की 50th बर्थडे पर भी जब इन्हें साथ डांस करते हुए देखा गया तो कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फैंस ने चैन की सांस ली, क्योंकि ये लगभग कॉन्फर्मेशन था कि ऑल इज वेल बिटवीन देम। वैसे कियारा अडवाणी इस वक्त अपनी फिल्म्स भूल भुलैया 2 और जुग जुग जियो की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए वेकेशन पर चली गई हैं, जिसकी अपडेट उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की। वैसे कियारा अडवाणी इस वेकेशन पर अकेले गई हैं या फिर उनके मिस्टर परफेक्ट उनके साथ हैं, इसका पता नहीं चला है, लेकिन सोशल मीडिया पर जरूर हॉलिडे से आने वाली पिक्चर से ये साफ हो जाएगा। स्वरा भास्कर को किसने दी जान से मारने की धमकी? स्वरा भास्कर को किसने चिट्ठी लिखकर जान लेने की कही बात? स्वरा भास्कर को उनके किस स्टेटमेंट पर मिली है ये धमकी? क्या स्वरा भास्कर को अब लग रहा है डर? स्वरा भास्कर बॉलीवुड की उन कुछ चुनिंदा एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जो देश से जुड़े किसी भी इशू पर खुलकर अपनी राय रखती हैं, और अक्सर स्वरा भास्कर के ओपिनियन ढेर सारे लोगों को हर्ट कर जाते हैं। और अब एक शख्स स्वरा भास्कर के वीर सावरकर पर दिए गए कमेंट पर इतना भड़क गया है कि उसने चिट्ठी लिखकर स्वरा भास्कर को जान से मारने की धमकी दे दी है। स्वरा भास्कर ने खुद इस लेटर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है, देश के नौजवान तो खैर सड़कों पर नौकरी की मांग कर रहे हैं, पर एक प्रजाति महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी सब सहेगी, बस ऐतिहासिक सच और तथ्य नहीं सहेगी। इतना रोष पर नंबर रेवाड़ी में बैठे किसी चाचा का डाला है भाई ने। स्वरा भास्कर ने इस लेटर के स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया है, जिसमें स्वरा भास्कर के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही लिखा गया है कि ये धमकी भरा लेटर इसलिए लिखा गया है क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया था। इस लेटर के नीचे सिग्नेचर में देश का युवा लिखा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वरा भास्कर इस धमकी के बाद कोई चांस नहीं लेना चाहती और मुंबई के वर्सोवा इलाके के पुलिस स्टेशन में उन्होंने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्टेडली पुलिस ने मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया है। आपको बता दें, स्वरा भास्कर को उनके जिस ट्वीट को लेकर धमकी मिली है वो 2017 का है, जिसमें उन्होंने लिखा था, सावरकर apologized to the British government, pleaded to be let out of jail. That is not वीर for sure. वैसे बॉलीवुड पिछले कुछ वक्त से इस तरह की धमकियां लगातार झेल रहा है। सबसे पहले सलमान खान को मिली थी धमकी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके बाद रिपोर्ट्स आई थी कि करण जौहर को भी धमकी देकर कुछ गैंगस्टर 5 करोड़ तक एक्सटॉर्ट करने की बात कर रहे हैं और अब स्वरा भास्कर को मिली ये धमकी। वैसे स्वरा भास्कर ने खुद जिस तरह ओपनली सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला है और ओपनली इस लेटर का मजाक बनाया है, उससे ये तो नहीं लगता कि फिलहाल वो डरी हुई हैं। और लगता तो यही है कि फिलहाल वो इस तरह के थ्रेट्स का मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में हैं। Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is very talented and an actor who has never let the industry box him. He's been doing great work in Indian cinema quietly and relentlessly. I'm talking about our Madhavan. Thank you so much for being a part of the show. Thank you. You've been very flattering, Rudrani, and I have to firstly apologize. I know you're looking fresh as a daisy, but I've been making you wait for a long time, and that is because it's a very unique film. Yaar. Whoever thought that I didn't think this through. I thought कि यार film बनाएंगे, produce कर लेंगे, हो जाएगा. But during publicity, not having a director, actor, producer, heroine, or somebody else to share this responsibility has resulted in this mammoth Herculean task of me having to talk to everybody personally for the longest time. So I am really sorry to keep you waiting, Rudrani. That is absolutely all right. I don't see the dip in energy. Wow. And mentioned that you have not let them box you. There were attempts. You've actually been one of the actors who went ahead and took a break when he realized he wanted it. Very few actors actually have the courage to do so because they feel out of sight, out of mind. I want to understand how important taking break and realizing,
maybe I need to readjust, maybe I need to do something, was important for you, and how it changed you after that? Good sense, Rudrani. But I don't think anybody actively proposed to box me up in the industry. I don't think people have that much of time to worry about what the other guy is doing, and if they do, then good luck to them. But the truth of the matter is, the industry boxes it up because they try to figure out a pattern which works. You know, a pattern like, you know, this type of film will work. If you have to constantly doing films to stay in the market, you have to have a 6-pack, 8-pack and learn how to dance, only then can be a superstar. And all those things are molds and walking sticks that the industry uses to try and figure out how this can be called into an industry. But with 8% success, there is no reason why the film industry should be called an industry. It's just like a gamble, right? But there are ways in which you can hedge your stakes. You know, you can hedge your risks. For example, today's world, I know for sure that just jumping into a project and making a project because somebody's dates are available or some director is available or a script is ready and hoping that you finish a film in 3 months, I think is a sure shop recipe for a disaster, for sure. If you look at all the spate of films in the last few years, be it the good films that have done really well, from RRR to Bahubali to Pushpa to Gangubai, KGF, you know, even Kashmir Files, all these have been a labor of love. And all these have actors who have done their job with aplomb, every one of them. Years. Every one of them. And they've stayed in character, they've worked very hard, they've put their life on the line for years, like you said. So I think that is a given now. Like, you know, don't come to me in the theaters saying, yeah, that I'm going to make it run because of your earlier charm or the success of your earlier film or the fact that you've got a script that you've nicely, beautifully decorated, but it's the pre-COVID era story. Don't bring that to the screen for me. They're not ready to accept that. So I've understood that bit, and the idea that I take a break, the reason I take a break is to understand all this I'm telling you. You know, I can't do that if I'm working every day. I need to step back, I need to understand, oh my God, these 23-year-old kids from Lucknow and Kanpur and Jhansi are now running the metaverse and they're making the Web 3.0 and their brand value is worth $15.2 billion and there is something called Polygon and I'm like, oh, wow, these guys are like really ruling the earth. I mean, in terms of technicians. Indians, you know, are known around the world for their technical finesse and abilities. So why are we not making movies on them? Why are we not getting actors, producers and directors to, like Steven Spielberg came and changed the direction of Hollywood here. They were all making westerns and romances and you know, Broadways, and suddenly Star Wars. Boom. Sci-fi karte. Sci-fi karte, matlab logo, of course he had to fight his own battles. Nobody believed in it. But he came and he changed, and suddenly now when James Cameron or these guys make a movie, you think, scientist picture bana raha hai. But they take 10-year breaks. Yeah. And they work on that. A minimum of 10-year breaks. It's crazy. So I think breaks that I take is minuscule compared to them. But even that I feel is not enough. Yeah? Absolutely. But I also feel like taking that break also comes from a place of being self-aware and also self-confident. Insecurity also. Insecurity. Sure, of course. I'm telling you, that's how it's been told to me. कि मैडी तू हिंदी हीरो है तो कभी तमिल में पिक्चर नहीं बना सकता, तो टेलीविजन हीरो है तो कभी फिल्म नहीं कर सकता. But and they're not saying it because they want to box me. They're saying it because their experience tells me that this is how they want to worry about my success. But it's not true. It's not true at all. You're the living example of how risks will get paid very well. I say that because you'll not be successful in that. For me, it's very interesting that you took up this challenge of becoming a director of a film like Rocketry, Nambi Effect. I know that the circumstances around the film put you in that position, but what were you most afraid of when you stepped on? Because I remember that when you worked with Mr. Mani Ratnam years ago, you had said that when I work with him, I look at the technical aspects as well, even though you were an actor in the film. I wondered if you thought of those days and you thought of like, has that come in and has that helped? Because it's, I mean, I was blown. I'm like, if someone has to pick like a first director for a film like this, you would not choose this, you know? It's crazy. Forget about that. If I was producing the film, I wouldn't be choosing a risky subject like this. I'd have taken a Vikram Vedha or Rehna Hai Tere Dil Mein. Safe, you know. Safe. Pata hai, paise kamaegi. हाँ, पर मैं कभी direct नहीं करना चाह रहा था. That was not my idea at all. Was scary. Huh? Was scary. No. So here it's a great question you're asking me, and I was thinking in retrospect about what you're asking me. The one feeling that I have not gotten throughout the making of this film in the last 6.5 years is fear. So there was no panic? There was no panic. Wow. And then I kept thinking, why is there no panic? Why is there no fear? And I figured out there's only one state in your mind when you don't have any fear,
and that is insanity. I love that. It is true. All the very best, Madhavan. Thank you. And thank you so much for giving time, and I hope you enjoyed this interview. I did. You have been very kind, and thank you for the research, Rudrani. It was a pleasure to meet you again as usual. As usual, thank you once again. Thanks. Coming up on the show, Shehnaaz Gill ने ट्रोलर्स को दिया जवाब। शहनाज गिल ने ट्रोलर्स को दिया जवाब। शहनाज गिल ने ईद पार्टी में सलमान खान के साथ अपनी क्लोजनेस पर किया रिएक्ट। शहनाज गिल नेगेटिविटी पर नहीं करती फोकस। कुछ दिन पहले शहनाज गिल को ब्रूटली ट्रोल किया गया था फॉर किसिंग एंड हगिंग सलमान खान। अर्पिता खान शर्मा की ईद पार्टी से आई शहनाज गिल और सलमान खान की प्रॉक्सिमिटी के इन विजुअल्स को सिडनाज फैंस ने जरा भी पसंद नहीं किया था। हालांकि नेटिजन्स के बुरी तरह ट्रोल करने के बाद भी शहनाज गिल ने इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन अब फाइनली शहनाज गिल ने इस पर बात की है। शहनाज मैम देखिए, शहनाज मैम शहनाज गिल का मानना है कि सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने का मतलब साफ है कि फैंस आपको प्यार तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ट्रोलिंग भी होगी, जिसके लिए एक सेलिब्रिटी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। हालांकि ये उन पे डिपेंड करता है कि वो इसकी पॉजिटिव साइड पर फोकस करते हैं या नेगेटिव साइड पर ध्यान देते हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल को दिए अपने इंटरव्यू में शहनाज गिल ने कहा है, मैं सिर्फ पॉजिटिव्स पे ही ध्यान देना चाहती हूँ। जितना प्यार लोग मुझे देते हैं वो बहुत है, बाकी सारी नेगेटिविटी को ओवरशैडो करने के लिए। सो व्हाई शुड आई लुक एट द नेगेटिव साइड ऑफ इट? ठीक है, सोशल मीडिया है ही ऐसा मीडियम, पर हम तो उसके अच्छे ट्रेड्स पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। यानी साफ है, शहनाज गिल को ट्रोलिंग से एकदम फर्क नहीं पड़ता है और वो सिर्फ अपने फैंस से मिलने वाले प्यार पर फोकस करती हैं। कुछ दिन पहले शहनाज गिल ने ब्राइडल लुक में अपना रैंप डेब्यू किया था। उस वक्त भी उनके फैंस ने उन्हें खूब प्रेज किया। रिसेंटली उमंग 2022 में भी शहनाज गिल को स्पॉट किया गया था, जहां उन्होंने कई हिट सॉन्ग्स पर परफॉर्म किया था। On the professional front, Shehnaaz Gill will next be seen in Salman Khan's starrer Kabhi Eid Kabhi Diwali. Although the makers are yet to make an official announcement, लेकिन खबर है कि फिल्म में she will be paired opposite Jassi Gill. उर्फी जावेद को मिली धमकी। उर्फी जावेद ने धमकी देने वाले के खिलाफ मुंबई पुलिस में कंप्लेन की कही बात। उर्फी जावेद लेने वाली हैं धमकी देने वाले के खिलाफ कड़ा एक्शन। उर्फी जावेद को एक शख्स ने जान से मार देने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की भी उर्फी जावेद ने की बात। दरअसल उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड की उर्फी जावेद ने कड़ी निंदा की थी और लिखा था, Where are we heading to? Allah didn't ask you to hate and kill in His name. उर्फी जावेद ने आगे लिखा, People killing and hating in the name of their religions and gods. Seriously, like what? Why aren't we talking about education, women empowerment, fast-track cases for rapes, and GDP? Religions were made so that people have moral and ethical sense. In today's times, your religion is taking away your morality and ethics. Extremism in any man-made belief, such as religion, will only cause destruction. Never too late. Open your eyes, people. I know I'll be getting a lot of hate after this, but guess that at least I'm not filled with hate like you all extremists. ऐसे में उर्फी जावेद के पोस्ट पर लोगों के भद्दे और धमकी भरे मैसेज आने लगे। इसके बाद उर्फी जावेद ने एक शख्स के मैसेज के स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन की बात भी कही। उर्फी जावेद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, I'm going to file a police complaint against this guy for supporting and threatening to kill in the name of religion. This should be a lesson for all you extremists out there. Enjoy your jail time, Sajid, at Mumbai Police.
अपने इस पोस्ट में उर्फी जावेद ने मुंबई पुलिस को टैग भी किया। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है।